Uttar Pradesh, one of the states to receive the highest amount of funds from salafist donors, is an unlikely destination, Karnataka. In the last 3 years, the total amount received by Islamic NGOs in the states is rupees 28 crores. Of that, most of the money has come to the district of Shimoga, 5 hours north of Bangalore. We have come to the Madinat Al-Ulum Education Trust, which has received 22 crores, and Sadia Charitable Trust, which has received 1 crore. We are at the complex of Madinat Ul-Ulum Education Trust. This is also the head office of Sadia Educational and Charitable Trust. Both are headed by one Amjad Hussain Hafiz Karnataki. He is also the owner of another big madrasa here called Amjad Ka Madrasa. They run a familiar mix of primary schools and madrasas. The ideology they follow is 2 of the most influential schools of conservative Islam in India, Devband and Nadwa, both in UP. According to them, akin to Wahhabism. जो वो पूरा नदवा लखनऊ जो नदवातुल उलमा है, वहाँ का पूरा निसाब चलता है इसमें. अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं? देवबंदी बोलते हैं, बरेलवी? नदवी बोलते हैं. नदवी बोलते हैं. देवबंदी बोलते हैं. देवबंदी मसलक है. इसको वहाबिज्म भी बोलते हैं एक तरह से. जी. क्या ये सेम ही स्कूल ऑफ थॉट है? जी, सेम ही है. Not far away is the Rabia Basri Charitable Trust, a recipient of 13 crore in funds, which also runs a school and a madrasa. We asked one of the Sufi activists to pose as a parent who wants to try and get admission into his child for a school which adheres to strict Salafist principles and which will reject the Sufi way of Islam. वो दरगाह वाले इन्होंने रहती ना, वो पहले पूछ लेना हमें जमाने के रास्ते हैं. हमें पूरे दावत तबलीग करना है, पूरे तबलीग का फॉलो करने वाले हैं. तौहीद के फॉलो करने वाले, दावत तो तबलीग है. अच्छा. नहीं, हमें सल्फी वाले हमें अहले हदीस हमें, वो आपका मदरसा जो है अहले हदीस बोल को जो है, अहले हदीस से है, ये तबलीग वाला है, तबलीग की मदरसा है. इसके अंदर 3 तारीख तौहीद की होती है, मतलब ऐसे कोई ऊंची होती है. अच्छा, वो किताबों के थोड़ी फहरिस्त बताएंगे कि मुझे कौन सी पढ़ाते हैं. बोले तो इसलिए मैं बच्चों को छोड़ने से पहले मैं पूछना चाहिए कौन सा क्या पढ़ा रहे बोल के. कौन सी किताब पढ़ाते? हमारे पास ईमानिया तक़वियतुल ईमान है, तक़वियतुल ईमान है, बेहश्ती ज़ेवर है, मुश्कात है, जी, मुस्तफ़ा हादीस है, जी. उसके बाद में तर्जुमतुल कुरान है, तफसीर उस्मानी साहब का, ये सब पढ़ा दिए बच्चों. Among the school books they teach is the controversial Taqwiyatul Iman, or Strength of the Faith, by the 18th century Indian scholar Ismail Dehelvi, considered an interpretation of Wahhab's seminal work Kitab ut-Tawheed, and said to be as provocative as Wahhab. उसी इस्माइल दहलवी की किताब है तक़वियतुल ईमान. सूफीइज़्म का मानना यह है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिसको हम वली कहते हैं, जिसको सूफी कहते हैं, तो सूफी के यहाँ जाकर, जैसे कि उनकी दरगाह है, जिस मज़ार शरीफ कहते हैं, तो मज़ार शरीफ में जाना, वहाँ फातिहा पढ़ना, और उनके हवाले से, उनके वसीले से हम खुदा के बारे हमें दुआ करते हैं कि दुआ पूरा तो खुदा ही करता है, मगर उनके वसीले से करता है. तो ये उस चीज़ को कहते हैं कि जो आदमी दरगाह में गया या किसी वली का वसीला दिया, तो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं रहता, वो इस्लाम से निकल जाता. इस किस्म की बहुत सारी बातें उन्होंने तक़वियतुल ईमान में लिखी. Here they tell us that donors from the Middle East come down to personally inspect the methodology and teaching. जैसे अगर आपको पैसा चाहिए और वो डोनेशन देने वाली एक चैरिटी देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप दोनों आपस में कैसे टच में आते हैं? वो क्या प्रोसीजर है, आप थोड़ा सा समझा पाएंगे? वो तो हाफिज कर्नाटकी जानते हैं, बस हम लोग तो काम करने वाले हैं. जैसे वो चंदे के लिए जाते हैं, वहाँ के वो ट्रस्ट से मुलाकात होती है. अच्छा, वो जाते हैं वहाँ पर? हाँ, कभी कभी जाते हैं. अच्छा. और वो भी एक बार इधर भी आते हैं, पूछते हैं हम लोग. अच्छा, तो वो आके देखते हैं पहले आपका कैंपस? हाँ जी, देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, बच्चे लोग हैं या नहीं हैं, और कौन से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे कौन से हैं, कौन से बच्चे के लिए वो ताउन कर रहे हैं. The 3 Shimoga NGOs appear to have a common thread of foreign funding. All have received money from IICO, that is International Islamic Charitable Organization, based in UAE and Kuwait. A WikiLeaks wire dated 19 January 2009 accused Sheikh Nadir Al-Nouri, a board member of IICO, that's International Islamic Charitable Organization, of sending money into Palestinian territories through trusted zakat committees, 22 of which were linked to the Hamas. The IICO itself has been banned by the Israel's
Defense Ministry for sending money and for bankrolling Hamas and other radical organizations. No response from the International Islamic Charity Organization. Indian intelligence agencies say that they've been tracking the flow of Saudi funds to Islamic charities in India for a long time, but admitted there's no concrete study of the scale of Salafist expansion or the antecedents of donors, despite some of them turning up on global terror watch lists. Now, again, Ajay Sani, this is worrying, isn't it, that our agencies do not appear to have any clear sense of this? Well, I mean, as I said before, one, there is the problem of a certain restraint imposed by the fear of accusations of communalization or communally motivated action. The other is, I think, also a question of capacities. Our general intelligence capabilities are very, very limited in terms of manpower, in terms of technical and technological backups. Our intelligence agencies may know a great deal, but what they know does not constitute evidence. As in Uttar Pradesh, the anecdotal presence of Salafi networks in Karnataka far outstrips what is available on FCRA records. The website salafi.in lists 172 Salafi mosques and madrasas in Karnataka, of which over 40 are in Bangalore. Their gradual spread has not been without tension. This is the modern-looking Masjid Furqan in Neelasandra in central Bangalore, built in 2010. On its website, the trust describes how they set it up despite threats and torture from the majority Muslims of the area. What happened exactly? See, actually, Salafism is misunderstood by the majority of the people, just like how Islam is misunderstood by the majority of the peoples. Right. Salafism is nothing but actual Islam. Right. That is, we want to practice Islam in a way which was sent to Prophet Muhammad by Allah subhanahu wa ta'ala, that is Allah Rabbul Alameen. And yet, despite these tensions, there's been a rapid and somewhat mysterious expansion of Salafism in Karnataka. None of the institutions listed on the Salafi directory pop up in recent FCRA records. We don't have any fundings, we don't have any fundings abroad, and we have only our own collections in the mosque. Okay. Juma mosque, we have the collections, our members and the people. So you bought and built this? With own donations. Own donations. Okay. Yes, from own donations. There's no funds coming in from the Middle East or the... No. Karnataka's Salafist expansion is not just limited to new mosques, but the gradual takeover of older Sufi mosques. In a Bangalore hotel, meeting members of a movement named after an influential Sufi saint who had sounded the first alarm against the entry of Wahhabism in India. Imam Muhammad Raza movement. They are at the front lines of a bitter battle for control over Bangalore mosques, a battle which they say they are losing. जैसे अभी बैंगलोर का देखा जाए, अभी हम बैंगलोर में हैं, तो यहाँ पे सूफियों का पहले कितना प्रभाव था? पूरा सूफी था या 80-90% जो है पूरा सूफियों का प्रभाव था यहाँ पे बैंगलोर के अंदर? जी। अब देखा जाए तो कितने हैं इनके? अब देखा गया तो अभी 50%, मोर देन 50% ये लोगों के मसाजिद हैं, लेकिन अभी जो है मोर देन 50% इनका हो गया है। जो भी इस्लाम को That struggle can turn violent. आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप एक सूफी मॉस्क स्टार्ट करने वाले थे, क्या हुआ वो? जी, हम लोगों ने 2002 में मैसूर रोड की एक जमीन है वहाँ नाइन हिली बोल के, वहाँ जो है हम लोगों ने एक मस्जिद स्टार्ट किया जिसका फाउंडेशन डाला। तो वहाँ पर कुछ वहाबी लोगों ने, तबलीगी लोगों ने वहाँ पर आकर जो है हम लोगों को जो है ऐसे बोला कि वहाँ पे आपको नहीं करना है, सिर्फ चलेगा तो हमारा ही चलेगा। तो हमने कहा कि जैसे भी जो भी चाहे तुम कर लो, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया 5 तारीख था, 10वां महीना था, अक्टूबर था, 5th था, 2002 था, उस वक्त हमने स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया हमने कि 4 दिन के बाद जो है 9th को उन्होंने सुबह में 10:45 में मुझ जैसे आदमी को 4 लोगों ने तलवारों से मार के अटैक कर दिया। आप दिखा रहे थे, आपको कहाँ का अटैक हुआ है आपके ऊपर? 2002 में ये जो है पूरे पीसेस हो गए थे, ये पूरे हाथ जो है ये वहाबिज्म है, हमने माफ कर दिया, ये सूफीज्म है। ये सब देखिए कितना मोर देन 1200 टीचिंग्स हैं यहाँ पे। तो कुछ केस भी हुआ, कुछ अरेस्ट हुए? केस हुआ, केस होने के बाद जो है कुछ लोग अपने साथ में रहने वाले विटनेसेस थे वो पूरे वीक हो गए, तो केस जो है खत्म हो गया केस। Syed Zabiullah has since withdrawn the case and a compromise reached. We asked him to contact the men who attacked him to get their version. They agreed to meet but backed out at the last minute.
They did, however, admit on the phone that the attack on Sayyid was ordered by Salafists on religious grounds. तो तुमने क्या बोल को मारने फिर में? जी 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 इन्हें सुनने इन्हें दरगाह को मानने वाले के ऊपर वो तक नहीं समझा कुरान हदीस लिखाई का पहले वो अपना दिमाग को चढ़ा मैं समय मुझे मिला मैं तुम्हें भाई तुम्हें मिलना जो तुम मिलो हमें बात करेंगे इधर क्या बोलते क्या करेंगे स्टेशन देख तुम्हें. We didn't have the bandwidth to look deeper at every single Indian state, but a cursory glance at other states which have received high FCRA funding, whether it's Gujarat, Madhya Pradesh or Delhi, suggests the same pattern. Money has come in from Salafist donors abroad to mainly Salafist recipients, and that the NGOs receiving FCRA funds are small in number compared to the growing Salafist presence in those states. Now, this is not to suggest that we found anything directly illegal or that there's an automatic equation between Salafism and jihadist violence. But growing fundamentalism of any kind sits uneasily with diverse secular societies. Not just for countries like India, but even within the Sunni Muslim world. At a conference called in Chechnya in August of leading Sunni Muslim scholars, the Grand Imam of Al-Azhar University, the highest center of Sunni learning based in Egypt, is said to have ruled that Salafism is outside the purview of Sunni Islam. I'm joined by Maulana Anwar Ahmad Baghdadi. He was one of the Indian delegates at that conference in Chechnya. मौलाना साहब आप हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं, ये बताइए कि उस कॉन्फ्रेंस में क्या तय हुआ? कॉन्फ्रेंस ने ये तय किया कि ये जो सल्फी और वहाबी तहरीक है ये अहले सुन्नत जमात का पार्ट नहीं है, और जो अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं ये अमन पसंद हैं, ये सूफीज़्म के मानने वाले हैं, और इनका पर्पस है कि पूरी दुनिया में अमन शांति और सुकून रहे. और उसकी वजह क्या है? Why were the Salafis excluded from the ambit of Sunni Islam? असल में हो ये रहा था कि ये लोग अपने आप को अहले सुन्नत व जमात के तौर पर शो कर रहे थे, लेकिन अहले सुन्नत व जमात से वो थे नहीं, इसलिए कि उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो अहले सुन्नत व जमात के मिशन से टकरा रही हैं. अभी आपने देखा होगा अल-अज़हर ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, अल-अज़हर ने आके कहा है कि जो सलाफी इस्लाम है वो इस्लामी नहीं. ऐसा है, ये अल-अज़हर कह रहे हैं. नहीं, वो कह रहे हैं, बहरहाल उनकी अपने है सोच है, मगर मेरा अपना जो मानना है आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि वो सही है, बराबर है. भाई अगर उनको दीन हम उनको नहीं मानेंगे, हम काबतुल्लाह को भी नहीं मानेंगे, मदीना शरीफ को नहीं मानेंगे, तो मानेंगे कि कहाँ जाएंगे? हमारा दीन फिर कहाँ रह जाएगा? हिंदुस्तान छोड़ोगे? And so again, while this is not an attempt to make sweeping generalizations about a particular strain of Islam, concerns about Salafism in India as a gateway into extremism are not entirely imaginary. In part 2, how ISIS has found Indian Salafists prime candidates for recruitment.